Arnold III estimate of poetry. Matthew Arnold was both a distinguished poet and prose writer of the Victorian era. मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन दौर के एक मुनफरिद शायर और प्रोज राइटर थे. ही रोट ऑन टॉपिक्स सच एज लिटरेचर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. आपने जिन टॉपिक्स पर लिखा इनमें लिटरेचर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और रिलीजन शामिल है. एज अ क्रिटिक आर्नल्ड इज बेस्ट नाउन एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स. आपको एक क्रिटिक के तौर पर एक बेहतरीन लिटरेरी क्रिटिक जाना जाता है. बट his literary criticism is submerged in the criticism of society. लेकिन आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म मुआशरे की तनकीद में शामिल हो जाता है. इन लिटरेचर his most discussed theory is the touchstone method. लिटरेचर में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली आपकी थ्योरी टचस्टोन मेथड है, which was taken very vehemently by the critics, जिसको बहुत जोशो खरोश के साथ क्रिटिक्स इस्तेमाल करते हैं. Arnold present three kinds of estimate and these estimates are related to poetry and its reading. पोइट्री और इसकी रीडिंग के मुतल्लिक और इसको परखने के लिए आपने तीन किस्म के एस्टिमेट को पेश किया. These estimates are, ये जो एस्टिमेट हैं ये हैं: नंबर 1 हिस्टोरिकल एस्टिमेट, नंबर 2 पर्सनल एस्टिमेट, नंबर 3 रियल एस्टिमेट. हिस्टोरिकल एस्टिमेट, इट इज़ फ्लॉशियस एस्टिमेट. ये एक गुमराहकुन एस्टिमेट है that deals with the poets of the past, जो कि past के poets के साथ deals करती है. When we are affected by a poet's historical background, जब हम किसी poet के historical background से मुतासर होते हैं, we may easily consider his poetry of more importance. तो हम इसकी poetry को ज़्यादा अहमियत देना consider करते हैं. Then in reality it is, जो कि इस हकीकत के बरअक्स है. We must overrate it. हम इसकी हक से ज़्यादा कदर करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ फैलेसी इज काज्ड इन जजमेंट बाय हिस्टोरिक एस्टिमेट. तो इस किस्म की गुमराही हिस्टोरिकल एस्टिमेट की जजमेंट की वजह से होती है. पर्सनल एस्टिमेट, इट इज़ आल्सो अ फ्लॉशियस एस्टिमेट. ये भी एक गुमराहकुन एस्टिमेट है. दैट डील्स विद द कंटेम्प्रेरी पोइट्स, जो कि मौजूदा दौर के पोइट्स के साथ डील्स करती है. अवर पर्सनल अफेक्शंस, लाइकिंग्स एंड सर्कमस्टेंसेस, हमारी ज़ाती मोहब्बतें, हमारी पसंदीदगी और हमारा माहौल हैव ग्रेट पावर टू स्वे अवर एस्टिमेट, हमारे परखने के अमल को एक तरफ झुका देता है. ड्यू टू अवर पर्सनल लाइकिंग, हमारी ज़ाती पसंदीदगी की वजह से वी गिव मोर इम्पोर्टेंस, हम ज़्यादा अहमियत देते हैं टू डैट पोइट्री विच डज नॉट डिज़र्व डैट मच इम्पोर्टेंस, उस पोइट्री को जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अहमियत नहीं रखती. सो सेकेंड फैलेसी इन आवर जजमेंट इज़ काज्ड बाय पर्सनल एस्टिमेट. तो दूसरी गुमराहकुन एस्टिमेट हमारी पर्सनल जजमेंट की वजह से होती है. रियल एस्टिमेट, रियल एस्टिमेट इज़ ओनली ट्रू एस्टिमेट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ एस्टिमेट. सिर्फ रियल एस्टिमेट ही एक सही एस्टिमेट है जो कि किसी भी किस्म के एस्टिमेट से मुतासर नहीं होता. ए सेंस फॉर द बेस्ट, द रियल एक्सीलेंस, स्ट्रेंथ एंड जॉय कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. ये एक बेहतरीन और एक्सीलेंस अमल है. इसकी मदद से शायर की पावर और इन्जॉयमेंट को ड्रॉन किया जा सकता है. इट इज़ प्रेजेंट इन आवर माइंड, ये हमारे जहनों में मौजूद होती है. एंड गवर्न्स आवर एस्टिमेट ऑफ व्हाट वी रीड, और जो कुछ हमने पढ़ा होता है इसको एस्टिमेट करने के लिए गवर्न्स करती है. वी आर श्योर ऑफ फ्रीक्वेंट टेम्पटेशन टू अडॉप्ट द हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड पर्सनल एस्टिमेट. हम ज़्यादातर राग़िब होते हैं कि हिस्टोरिकल एस्टिमेट या पर्सनल एस्टिमेट को अडॉप्ट करें. विच आर फ्लॉशियस बट फॉरगेट द रियल एस्टिमेट, जो कि गुमराहकुन है और हम रियल एस्टिमेट को भूल जाते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टिमेट्स आर बिग. रियल एस्टिमेट्स के फ़ायदे बहुत आला हैं. वी कैन इंजॉय फीलिंग्स एंड रियल एक्सीलेंस एंड ट्रू क्लासिक इन पोइट्री. हम पोइट्री में फीलिंग्स, रियल एक्सीलेंस और ट्रू क्लासिक को इंजॉय करते हैं. Everything depends on the reality of the poet's classic characters. हर चीज़ poets के classic characters की हकीकत पर इन्हिसार करती है. If he is dubious class, let's us sift him. अगर ये गैर मोतबर है तो इसे हम अलग कर देते हैं. If he is false classic, let us explode him. अगर ये एक झूठा क्लासिक है तो इसे हम बेनिकाब करते हैं. If his works belongs to the class of very best, अगर इसके काम क्लासिक की बेहतरीन क्लास में से हैं, then the great thing for us is to feel and enjoy his work as deeply
as we can। तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी अहम है कि हम इसके वर्क को महसूस करें और इंजॉय करें जितना हम कर सकते हैं। वी मस्ट रीड क्लासिक विद ओपन आइज एंड नॉट विद आइज ब्लाइंड विद सुपरस्टिशन। हमें हमेशा वहम से दूर होकर खुली आंखों से क्लासिक पोइट्री को पढ़ना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इनेबल्स अस टू हैव क्लियर सेंस एंड डीपर एंजॉयमेंट व्हाट इज रियल एक्सीलेंस। इस तरह का क्रिटिसिज्म हमें इस काबिल बनाता है कि हम रियल एक्सीलेंस को गहराई के साथ इंजॉय करें। बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट इज हाउ कैन वन रिकग्नाइज दैट ट्रूली एक्सीलेंस आर रियल क्लासिक। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम किस तरह हकीकी बेहतरीन वर्क या रियल क्लासिक की पहचान कर सकते हैं। Arnold gives a method to identify the real classic and he gives the name touchstone method to this method। Arnold ने रियल क्लासिक की पहचान के लिए एक तरीका बताया है, आपने इस तरीके को टचस्टोन मेथड का नाम दिया है। टचस्टोन मेथड इज अ कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ क्रिटिसिज्म। टचस्टोन मेथड एक मुआवजा करने वाला मेथड है। He admires the ancient Greek and French authors as the models to be following the modern English authors। आपने एंशियंट ग्रीक और फ्रेंच राइटर्स को एज अ मॉडल पेश किया कि मॉडर्न पोइट्स इनकी पैरवी करें। द ओल्ड इंग्लिश राइटर्स लाइक शेक्सपियर, स्पेंसर एंड मिल्टन आर आल्सो टू बी टेकन एज मॉडल्स। ओल्ड इंग्लिश राइटर्स जैसा कि शेक्सपियर, स्पेंसर और मिल्टन को भी एज अ मॉडल के तौर पर लिया जा सकता है। Arnold took the selected passage from modern poets' works and compared them with the selected passages of the ancient Greek and French authors' works। Arnold ने modern poets के works में से selected passages लिए और इनका ancient Greek और French authors के work से comparison किया। In this way he decided modern वर्क्स मेरिट्स। इस तरह आपने मॉडर्न वर्क्स के मेरिट्स को डिसाइड किया। दिस मेथड वाज कॉल्ड आर्नल्ड टचस्टोन मेथड। ये मेथड आर्नल्ड का टचस्टोन मेथड कहलाया। However, this method has its own limitation। ताहम इस मेथड की कुछ अपनी लिमिटेशन है। The method of comparing passage with a passage is not sufficient test to know the value of a work as a whole। मगर ये एक पैसेज का दूसरे पैसेज से कंपैरिजन मुकम्मल वर्क की अहलियत जांचने के लिए काफ़ी नहीं है। Arnold himself insists that we must judge a poem by the total impression, not by its fragments। Arnold खुद इस बात पर इसरार करता है कि हमें किसी भी पोएम को इसके टोटल इम्प्रेशन से जज करना चाहिए, ना कि इसके पार्ट्स या हिस्सों की मदद से। According to this method, in order to judge a poet's work properly, a critic should compare it to passage taken from works of old great masters of poetry। इस मेथड के मुताबिक एक पोएट के वर्क को जांचने के लिए इसका ओल्ड ग्रेट राइटर्स के वर्क के साथ मुआवजा किया जाए। एंड दीज पैसेजेस शुड बी अप्लाइड एज टच स्टोन टू अदर पोएट्री। और इन पैसेजेस को टच स्टोन की तरह दूसरी पोएट्री पर अप्लाई किया जाए। इवन अ सिंगल लाइन और कोटेशन विल सर्व द पर्पस। यहाँ तक कि एक सिंगल लाइन या एक कोटेशन की मदद से टच स्टोन का अमल किया जा सकता है। इफ द अदर वर्क्स मूव्स अस इन द सेम वे एज दीज लाइन्स एंड एक्सप्रेशन डू, देन इट इज़ अ रियली ग्रेट वर्क, अदरवाइज नॉट। अगर दूसरे वर्क्स टच स्टोन की लाइन्स की तरह हो और इनका इम्प्रेशन भी उसी तरह का हो तो ये वाकई ही में एक बड़ा वर्क है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई बड़ा वर्क नहीं होता। Arnold recommended this method to overcome the shortcoming of personal and historical estimate। Arnold ने ये मेथड हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट को कम करने के लिए रिकमेंड किया। Conclude, we can say that both historical and personal estimate go in vain। हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल और पर्सनल दोनों किस्म के एस्टिमेट बेकार हैं। In personal estimate we cannot fully leave out the personal prejudice like and dislike। पर्सनल एस्टिमेट में हम मुकम्मल तौर पर अपने पर्सनल प्रेजुडाइज लाइक और डिसलाइक से नहीं निकल सकते। इन हिस्टोरिकल एस्टिमेट वी ऑफन अप्रिशिएट अ राइटर बिकॉज ही हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल एस्टिमेट में हम इस राइटर को अहमियत देते हैं जिनको पास्ट के क्रिटिक्स अप्रिशिएट कर चुके होते हैं। एट दिस पॉइंट आर्नल्ड ऑफर हिज थ्योरी ऑफ टच स्टोन मैथड। इस मौका पर आर्नल्ड ने टच स्टोन मैथड की थ्योरी पेश की। By using this method, one can judge a real classic work which belongs to the class of the very best। इस थ्योरी को इस्तेमाल मिलाकर कोई भी शख्स रियल क्लासिक वर्क को जज कर सकता है जो कि हकीकत में बहुत बड़ी क्लास में से होता है।